नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। अदालत की माने तो एमपी में ओबीसी सीटों पर आरक्षण के बगैर होंगे पंचायत के चुनाव। सियासत की सुने तो बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। एमपी के पंचायत चुनाव में ओबीसी सीटों पर आरक्षण के मुद्दे पर आखिर कब हो पाएगी तस्वीर साफ। पिछड़े वर्ग पर कब्जे की राजनीति के बीच एक्शन में आए चुनाव आयोग ने आज आदेश जारी करके पंचायत चुनाव के परिणामों पर रोक लगा दी। इसमें वोटिंग तो होगी, लेकिन काउंटिंग और रिजल्ट होल्ड पर रहेंगे। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने प्रदेश सरकार को भी चिट्ठी लिखकर कहा है कि 3 दिन का समय बीत जाने के बाद भी ओबीसी सीट्स को सामान्य नहीं किया गया। आयोग ने कहा है कि अधिसूचना संबंधी प्रक्रिया पूरी कर आयोग को सूचित किया जाए, वरना इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में गिना जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यही मुद्दा गरमाया रहा। कांग्रेस अड़ी रही कि सीएम शिवराज पंचायत चुनाव को लेकर जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करें, और बीजेपी ने जवाब दिया कि सीएम शिवराज सदन में कह चुके हैं कि ओबीसी आरक्षण के बगैर बीजेपी चुनाव में नहीं जाएगी। तो आखिर क्यों उलझती जा रही पंचायत चुनाव की गुत्थी? 52% ओबीसी वोटर छूट न जाए, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल एक सुर में ओबीसी सीटों के आरक्षण की पैरवी कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और फिर चुनाव आयोग के ओबीसी सीटों के रीनोटिफिकेशन के रिमाइंडर के बाद अब क्या स्थिति बनेगी? क्या राजनीतिक दलों के ये दावे जमीन पर उतर पाएंगे? सवाल यह है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर कब तक रहेंगे कभी हां कभी ना के ये हालात। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, जिसके पास हम ये सारे सवाल लेकर जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर ताजा घटनाक्रम ये कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के परिणामों पर रोक लगा दी है। इसे यूं समझिए कि वोटिंग होगी, काउंटिंग भी होगी, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने प्रदेश सरकार को आज चिट्ठी लिखकर रिमाइंड किया है कि 3 दिन का समय देने के बाद भी ओबीसी सीट्स को सामान्य नहीं किया गया। निर्वाचन आयोग ने कहा कि अधिसूचना संबंधी प्रक्रिया पूरी कर आयोग को सूचित किया जाए, वरना इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में गिना जाएगा। इधर चुनाव आयोग की पंचायत चुनाव के परिणामों पर रोक और उधर सदन में सरकार और विपक्ष का चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर एक्शन रिएक्शन। मेरी मांग तो यही है कि मुख्यमंत्री जी आप सदन में आके रोटेशन की बात कर लीजिए, परिसमन की बात कह दीजिए और आरक्षण की बात कह दीजिए, ताकि पूरा प्रदेश हर पंचायत को आप अवगत कराइए। सदन को तो कराइए, पर इससे हर पंचायत प्रदेश का को भी जानकारी मिलेगी। वो भी तैयारी कर रहा है, सबने नॉमिनेशन फाइल कर लिया। चुनाव क्या वो लड़ेगा? ओबीसी का नहीं हो पाया सर। और अभी तक पिछले बार का कुछ हुआ नहीं। बारे में तो स्पष्ट कल मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बिना ओबीसी के हम चुनाव में नहीं जाएंगे। तो स्थिति एकदम साफ हाउस में हो गई, फ्लोर पे आ गई ये सारी की सारी बातें। तो इसलिए अब कोई संशय उसमें रह नहीं जाता है। तो क्या यथावत रहेगा पंचायत चुनाव का कार्यक्रम? ओबीसी सीटों के जनरल सीटों के रीनोटिफिकेशन को लेकर लिखी गई चिट्ठी पर क्या होगा सरकार का जवाब? क्या सरकार अब अदालत का रुख करेगी? पंचायत चुनाव में आखिर कब तक रहेंगे कभी ना कभी हां के हालात? जवाब तो देना होगा। जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी, भोपाल में शरद श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इससे पहले मेहमानों का मैं परिचय कराऊं, दरअसल इसमें लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं। आपने पैकेज के आखिरी में सुना होगा कि क्या सरकार अदालत का रुख करेगी। अदालत का रुख सरकार कर चुकी है। ओबीसी आरक्षण को लेके सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, ये नया डेवलपमेंट है। खैर, सबसे पहले मैं परिचय करा दूं जो मेहमान हमारे साथ हैं। राम डांगोरे हमारे साथ हैं, विधायक हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत राम जी का।
दूसरे मेहमान कुणाल चौधरी, कांग्रेस के युवा ऊर्जावान विधायक हैं, बहुत स्वागत है कुणाल जी का। और तीसरे मेहमान है दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत है दिनेश जी का भी। शुरुआत आज करेंगे राम डांगोरे जी से। राम जी की सरकार है यहाँ पर। राम जी, बहुत गणित के बड़े कठिन और जटिल उलझे हुए सवाल की तरह ये हो गया है मामला, अब होगा क्या? थोड़ा सा कंफ्यूजन जो करोड़ों हमारे दर्शकों के मन में है वो दूर कर दीजिए, क्या होने वाला है पंचायत चुनाव को लेके? भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने के पक्ष में है और हम लोग चुनाव कराना चाहते हैं ताकि हजारों पंचायतों में नए युवाओं को और नए नेताओं को अवसर मिले। क्योंकि कोरोना के कारण बार बार चुनाव टल रहे थे और हमने ओबीसी के 27% आरक्षण के साथ में चुनाव की तैयारी करी थी, लेकिन चूंकि कांग्रेस के विवेक तनखा जी न्यायालय की शरण में गए, न्यायालय ने तब भी उन्हें, उच्च न्यायालय ने तब भी उन्हें जो है इसको खारिज करते हुए कि हम चुनाव कराएंगे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए इसके खिलाफ, फिर वहां से रोक लगाने का उन्होंने प्रयास करा और उस पर रोक लगी है। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने खुद विधानसभा में पटल पर कहा है कि हम लोग 27% ओबीसी के आरक्षण के साथ में चुनाव कराएंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है तो हम ओबीसी को 27% आरक्षण के साथ में ये चुनाव कराना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो मना किया ना भाई, रिजर्वेशन के बिना तो आप या माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे करा पाएंगे चुनाव उस रिजर्वेशन के साथ? तो या तो सुप्रीम कोर्ट जैसे अभी गवर्नमेंट चली गई है, तो क्या आपको उम्मीद है कि आपके पक्ष में आएगा फैसला? देखिए, जब तक उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में कांग्रेस के तरफ से याचिका दायर नहीं की गई थी, इसमें कोई आपत्ति नहीं ली गई थी, तब तक व्यवस्था होने वाले थे। लेकिन कांग्रेस की आपत्ति के बाद में ही ये ओबीसी वाला पूरा मामला आया और उसके बाद में चुनाव पर रोक लगाई गई। हालांकि जो ओबीसी के अलावा जो सीटें हैं उन पे प्रक्रिया भी लगातार जारी है शासन की और मध्य प्रदेश चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ओबीसी के 27% का जो कोटा होता है उसको अगर ये लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते तो आज बहुत अच्छे से। ठीक है राम जी, अब आपको रोकूंगा, पहले सवाल में बहुत वक्त दिया, सप्लीमेंट्री भी ले लिया। कुणाल जी को इन करता हूं। कुणाल जी, ये कह रहे हैं कि आप सब उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, बीजेपी जो है वो कह रही कि आप जिम्मेदार हैं, ये सब जो पूरा एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड हो गया सारा मामला, इसके पीछे ये आपको दोषी मानती है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो महात्मा गांधी के जो पंचायती राज का सपना उसको खत्म करने की कोशिश को कि गोडसेवादी नीतियों की सरकार है और गोडसेवादी लोग महात्मा गांधी के उस सपने को साकार होने नहीं देना चाहते। और जिस तरीके से संघ और बीजेपी का एक एजेंडा है कि कैसे आरक्षण को खत्म करा जाए, वही एक बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में करी। आप मतलब समझिए कि एक परिसीमन होता है, कई सालों बाद होता है, रोटेशन के साथ चुनाव होते हैं और हर 5 साल के अंदर ये चुनाव होते हैं। 2019 के अंदर परिसीमन हुआ, आरक्षण हुआ और वो 27% ओबीसी के आरक्षण के साथ हुआ। उस आरक्षण को सिर्फ इसलिए बीजेपी ने खत्म करा क्योंकि वो 27% आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश का ओबीसी वर्ग का और पूरे पंचायती राज का चुनाव हो रहा था और उससे पुराना आरक्षण लागू करके 2014 का लागू करा। और आज भी जिन परिस्थितियों में चुनाव की बात कर रहे हैं कि चाहे बीजेपी ये वो रखने के साथ ही ओबीसी के ऊपर नहीं करा के कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने की बात करें तो इतना नहीं देते थे। बाहर बड़े बड़े झूठे भाषण देते थे कि 200 से ज्यादा बिल आ जाए तो मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, 50,000 कर्ज माफी कर दूंगा, बड़े बड़े 22,000 घोषणा और भाषण मुख्यमंत्री पहले जरूर करते रहे। पर अब सदन के अंदर भी किस प्रकार से झूठ बोलने का काम मुख्यमंत्री करते ये हम देखना आया। कल ही मुख्यमंत्री ने घोषणा करी कि चिंता मत करो, 27% आरक्षण के साथ पूरी ताकत के साथ यहां पे होगा और नितक ही नहीं होगा। और आज सदन में जब कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष बैठे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इस देश के वरिष्ठ नेता, जब उन्होंने उस बात का सवाल करना चाहा तो मुख्यमंत्री सदन से जाके अपने कमरे में जाके बैठ गए और ना तो उसका जवाब दिया, ना बिल्कुल गफलत दूर करी। और अभी जब शाम को बयान आया चुनाव आयोग का, उसके बाद भी बीजेपी कोई बयानबाजी नहीं करी। स्पष्ट है हर बात को घुमाना, बड़ी बड़ी बातें करना और कहीं ना कहीं पंचायती राज को कमजोर करने की एक जो साजिश है, गोडसे वाली नीतियां महात्मा गांधी के विचार को खत्म करना चाहती है। जो
अंबेडकर जी की सोच ठीक थी है, सर्वहारा पहले सवाल में वर्ग आपको को साथ बहुत में वक्त दिया। लेके दिनेश चलने जी को इन के करता हूं। उस दिनेश विचार जी, को खत्म क्या करना होगा चाहती ये, है। मतलब स्पष्ट रूप से इन्होंने आऊंगा कुणाल जी, प्रदेश आऊंगा, की बहुत जनता वक्त है के हमारे साथ पास। धोखा दिनेश जी, करा। क्या होगा ये? बड़े मजाक जैसे स्थिति सी बन रही, समझ नहीं आ रहा, सुना बहुत देना कंफ्यूजन है उसका। लोगों मैंने के मन में, आम म्यूट कर दर्शकों के दिया। मन के अलावा जो ओबीसी के दर्शक हैं उनके मन में भी बहुत कंफ्यूजन है कि होगा क्या। दिनेश जी, क्या ये एक असाधारण सी स्थिति आपको दिखती नहीं है क्या? नहीं, निश्चित तौर पर ये असाधारण स्थिति है और सरकार ने यदि स्टैंड ले लिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, तो अब जो भी फैसला करना है अब तो कोर्ट को करना है, क्योंकि कोर्ट का ही ऑर्डर है कि रिजर्वेशन जो है ओबीसी का उसको जनरल में आप जनरल कर दो, कन्वर्ट कर दें। तो इसका मतलब ये है कि सरकार ने इन प्रिंसिपल ये तय कर लिया है कि जो भी करना है सुप्रीम कोर्ट करेगा। यदि उनकी याचिका जो है अमेंडमेंट के लिए स्वीकार होती है कि नहीं होती, जैसे हमने कल विधानसभा की डिबेट में भी ये बात आई थी कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाए तो कांग्रेस पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी, हम दोनों पक्ष यदि वहाँ सहमत होंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट शायद कोई जो है पुरानी स्थिति को बहाल कल कर तो दे। माने सदन के नेता और सदन के विपक्ष के नेता दोनों कह रहे थे कि भाई हम तो तैयार हैं, आप चलिए। कमलनाथ जी ने कहा कि आप चलिए कोर्ट, हम साथ देंगे। वो कह रहे हैं हाँ हम जाएंगे, और अब बाहर बयानबाजियां चल रही। नहीं, अब बात वही है ना कि कोर्ट में अब जो है मुझे लगता है कि नए साल का जो अवकाश है वो कितने दिनों की छुट्टी है, किस कोर्ट में जाता है, विशेष कोई जो है बेंच में जाता है कि नहीं जाता है, ये उस पर निर्भर करता है। क्योंकि 6 तारीख को हमारे यहाँ पहले दौर का मतदान है। यदि उसके पहले कोई फैसला नहीं आया तो वो चुनाव तो अभी चल ही रहे हैं। चुनाव आयोग अपना कार्यक्रम पर यथावत कायम है, उसने कोई संशोधन नहीं किया। उसने सुप्रीम कोर्ट का जैसा डायरेक्शन है उसके हिसाब से कह दिया कि वो रिजल्ट घोषित नहीं करेगा जब तक जो है वो ओबीसी का आरक्षण जो है जनरल में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो वो अपना काम कर रहा है, जो भी फैसला करना है। तो क्योंकि एक प्रस्ताव ये भी आया था बीच में, जैसे हम कल तरह की चर्चा में आया था कि सदन में दोनों सदस्य जो दल हैं वो अपना कोई प्रस्ताव रखें कि हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते। जो भी करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर कोई एक नया ऑर्डर जारी करके चुनाव रोकेगी। और चुनाव का जो भी फैसला होना है सुप्रीम कोर्ट यदि अपना ऑर्डर अमेंड करता है तो ठीक है, अन्यथा जो स्थिति है जो फाइनल जो जनवरी में तारीख लगी हुई है। ठीक है, राम जी का रुख करते। राम जी, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक गवर्नमेंट ने कहा है कि जो 17 सितंबर को, माफ कीजिए 17 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके पुनर्विचार की याचिका आपने लगाई है, मतलब आपकी गवर्नमेंट ने, और ये कहा कि एप्लीकेशन फॉर रिकॉल या ऑब्लिक मॉडिफिकेशन कर दिया जाए कोर्ट से, ये मांग की गई है। मतलब ये गुहार लेके आप सुप्रीम कोर्ट गए हो। आपको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट सुन लेगा आपकी? देखिए, ये भाई अभी खूब बड़े लाउड साउंड में बोल रहे थे। ये गांधी सरनेम के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। इनका अध्यक्ष जो खड़ा होता है चुनाव के लिए वो गांधी सरनेम का होता है, इनके विपक्ष में जो खड़ा होता है वो भी गांधी सरनेम का होता है, जो चुनाव कराता है वो भी गांधी सरनेम का होता है, और जो जीतने वाला होता है वो भी गांधी सरनेम का होता है। इस भाई को मैं बता देना चाहता हूं कि आरक्षण 1 साल पहले हुआ था, बिफोर 1 ईयर। कुणाल जी, 1 साल के बाद तक अगर चुनाव नहीं होते हैं तो वो आरक्षण रद्द माना जाता है। मेरे भाई, आप भी पढ़े लिखे हो, है ना। उसके बाद में हमने 27% ओबीसी रिजर्वेशन के साथ में चुनाव आयोग को दिया कि भैया ये 20% रिजर्वेशन के साथ परिसीमन रद्द हो जाता है। आपको परिसीमन के साथ में आपको क्या जरूरत थी न्यायालय में जाने की? आपने खूब ओबीसी के आरक्षण के नाम पे चिल्ला बोम करा। आपकी 15 महीने की सरकार में आपका जनरल सॉलिसिटर हाई कोर्ट क्यों नहीं गया? आपका जनरल सॉलिसिटर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया? आपके अरुण यादव जी के पिताजी सुभाष यादव मंत्री के दल ने भी उनको मान लिया। व्यक्ति को नहीं बनने दिया, दिग्गी राजा मुख्यमंत्री बना दिया। गलत करने का काम तो आप इतिहास से कर रहे हो कि ओबी के साथ में ये ऐसा कर रहे, ओबीसी के साथ में ये ऐसा कर रहे। मेरे भाई जरा नियम कानून पढ़ लो। गेंद न्यायालय के पाले में है, न्यायालय जो अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब लेते, गेंद न्यायालय के पाले में, जवाब लेते। राम जी माफ कीजिए, रोकूंगा मैं कुणाल जी को इन करता हूं। कुणाल जी, आप लगातार कहते रहे, आपके जो मतलब विपक्ष के नेता हैं कमलनाथ जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, वो भी लगातार कहते रहे। कल उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मान लीजिए हम तो गए थे रोटेशन के लिए, हमारा वकील, कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दे दिया जो दोनों को अप्रिय है लग रहा है, तो रिव्यू के लिए गवर्नमेंट क्यों नहीं गई कोर्ट में? अब तो चली गई। कुणाल जी, राम जी के जवाब के अलावा मेरा एक और सवाल। देखिए, पहली बात, एक बड़ी साजिश
भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी साजिश रची। आपसे मैंने कहा कि ये रोटेशन और परिसीमन पे गए थे कि हमेशा रोटेट होकर चुनाव होता है, तो इन्होंने पुराने आरक्षण पे, क्योंकि 2014 में 14% आरक्षण था और 2019 में 27% आरक्षण था, उसी को रोकने के लिए एक साजिश रची। कोई परिसीमन निरस्त हो सकता है, आरक्षण जो हुआ था वो निरस्त होने की बात नहीं थी। और कहीं ना कहीं उसको कोरोना काल में जब चुनाव जो 6 महीने में होने थे वो भी 8-8 महीने में हुए, तो कोरोना काल का वो लेके स्पष्ट रूप से चुनाव हो रहे थे। पर जब सरकार ने खत्म करा तो हक और अधिकार के लिए गए, और जिस दिन वहां पे कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये महाराष्ट्र की किसी याचिका के ऊपर जो बात करी वो कोई मैंने नहीं लगाई, और उसके हवाला देते और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सरकार के वकील खड़े थे वो मतलब मूक दर्शक बनकर सहमति देते रहे कि हां अब तो आरक्षण को खत्म कर दो। स्पष्ट रूप से सरकार की मंशा थी कि कैसे खत्म। बड़ी बात इन्होंने कही कि मुख्यमंत्री दिए, हां 3 मुख्यमंत्री जरूर बीजेपी ने ओबीसी के नाम पे दिए, राजनीतिक रोटियां से की, वोट कबाड़े, जातियां पे जातियां जोड़ी, पर ओबीसी का आरक्षण पहले अर्जुन सिंह जी देके गए थे और फिर कमलनाथ जी ने दिया। 2.5 साल से कोर्ट के अंदर वकील नहीं खड़े कर पाए, 2.5 साल से हियरिंग चल रही है, सही परिस्थितियां नहीं बता पाए, और सिर्फ झूठ पे झूठ बोल के इस लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने पे बीजेपी। दिनेश जी को इन कर लेते हैं, दिनेश जी को इन कर लेते हैं। दिनेश जी, उम्मीद है आपको कि चुनाव हो पाएगा? दोनों के दावे अलग अलग हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इसमें कानूनी दांव पेच इतने ज्यादा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संवैधानिक संस्था, चुनाव आयोग वो खुद एक संवैधानिक संस्था, इनके सब फच्चर के बीच आपको लगता है कि चुनाव हो पाएंगे एमपी में पंचायत के? नहीं, देखिए प्रवीण जी, जो मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण जो रोका है वो रोका है 50% से ऊपर वाली स्थिति में। जो महाराष्ट्र के केस की बार बार जिक्र आता है कि जनरल जो है कि ओबीसी का पूरा आरक्षण समाप्त कर दिया, मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई उनका वो है, क्योंकि वहाँ जो गवली का केस है उसमें वहाँ महाराष्ट्र में भी 50% से ज़्यादा हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि जो इंदिरा साहनी का केस था उसके अनुसार आप 50% पर आइए। यदि आप ओबीसी का आरक्षण किसी भी स्तर पर ख़त्म करते, क्योंकि ये राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भी ख़त्म होता है, तो फिर बाकी जो दूसरी जगह सर्वे जो सरकारी नौकरी वगैरह में आरक्षण उस पर भी सवाल खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट का तो रूलिंग हो जाता है जो भी निर्णय होता है। हाँ, क्योंकि यदि वो इस तरह से रिजेक्ट करेंगे तो वो आप मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद जिस तरह से देश में आरक्षण लागू हुआ, क्या वो सभी जगह ओबीसी का आरक्षण समाप्त हो जाएगा? मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा है वो मुद्दा 50% से ऊपर वाला है, और दोनों राजनीतिक दल कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जो है पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। हाँ, वो उसका राजनीतिकरण ज्यादा हो रहा है। बहुत छोटे छोटे जवाब दोनों से, बहुत जल्दी से वक्त हमारे हाथ से निकल रहा है। राम जी, जो ये इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि आप हल निकालने के बजाय, जैसे चुनाव आयोग ने भी चिट्ठी लिख के आपको कहा कि 3 दिन का समय आपको, यानी आपकी गवर्नमेंट को 3 दिन का समय बीत जाने के बाद भी आपने ओबीसी सीट को सामान्य नहीं किया, तो आयोग ने कहा कि अधिसूचना संबंधी जो भी प्रक्रिया वो पूरी करके आप सूचित करें, वरना इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। तो जो लिखत पढ़त है वो कम हो रही है, सियासत ज्यादा हो रही है इस मामले में? देखिए, हम तो चाहते हैं ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिले। अभी नीट की एग्जाम में भी 27 रिजर्वेशन मिला। ओबीसी आयोग को भी कानूनी मान्यता हमारी सरकार में मिली है। हम चाहते हैं कि 27% आरक्षण के साथ में ये चुनाव संपन्न होना चाहिए। मैं बार बार यही अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि जब 27% आरक्षण था, जो नियम था कि 1 साल से अधिक का समय हो गया अगर रिजर्वेशन को, तो उसको बदला जाएगा, उस रोटेशन को फॉलो नहीं किया जाएगा जो आपने तय करके रखा। अगर 1 साल के अंदर आप चुनाव संपन्न कराने की स्थिति में नहीं रहते हैं। अब वो कोरोना के जिम्मेदार हम तो नहीं है, हम तो कोरोना में अस्पताल दौड़ रहे थे, ये टीवी पे बैठ करके न्यूज देख रहे थे कि कौन कहाँ दौड़ रहा है, कितने मरे कितने हुए, ताकि ये चिल्ला कर सके। कोरोना के टीकों के खिलाफ इन्होंने, ठीक है, एक बार जल्दी से अब क्लोजिंग एक बार क्लोजिंग कुणाल जी का। कुणाल जी, आपको उम्मीद है कि ये चुनाव जो है वो ओबीसी के साथ होगा, ओबीसी के बिना होगा, या चुनाव हो पाएगा भी नहीं जिस तरह के हालात बन रहे हैं? कुणाल चौधरी। तक आंदोलन करेंगे, हर वर्ग के अधिकारों के साथ, उनके संविधान के साथ और इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ चुनाव होना चाहिए। जो महात्मा गांधी का सपना है वो पूरा हो, और कहीं ना कहीं जो आरक्षण की पद्धति है उसके ऊपर पूरा मुख्यमंत्री को कल विवश करेंगे कि सदन में जो बात कही या तो उसे सिद्ध करे या अपने आप को ठीक है। माफ कीजिए आज की चर्चा के लिए इतना ही वक्त मुकर्रर था। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। जो होगा वो अब अदालतें तय करेंगे। आपको सीधे ले चलते हैं लाल परेड ग्राउंड, जहां पर वन मेले का उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। मेले में हम
अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, सचमुच में ये अद्भुत आयोजन बन गया है। ये केवल मेला नहीं है, ये मेला हमको स्वास्थ्य भी देता है, क्योंकि वनोपज से जो दवाइयां बनती है आयुर्वेदिक, वो दवाइयां यहां मिलती है। आर्थिक सुरक्षा देता है, कई लोगों को रोजगार देता है, आजीविका के नए नए साधन जुटाता है, और हर वर्ष उसका स्वरूप और बेहतर होता जाता है। आज हम कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं, कोविड। तीसरी लहर दुनिया के कई देशों में आ गई। संकट के बादल मध्य प्रदेश में भी मंडरा रहे हैं। हमको सावधान रहना है, लेकिन कोविड में भी अगर हमने सावधानी रखी, मास्क लगाया, टीका लगवाया, तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आयुर्वेदिक औषधियों का कोई जवाब नहीं है। त्रिकट काढ़ा हमारा पहली लहर के समय हमने लाखों की संख्या में बांटा। और एक बात और है कि जब हम अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं, तो तात्कालिक फायदा भले ही हमको इन वनस्पतियों को, औषधियों को संभाल के रखना है। ये समाप्त नहीं होना है। इसके लिए जरूरी कि जंगल भी समाप्त ना हो जाए। ये जो जैव विविधता है मध्य प्रदेश की, अद्भुत है, इसको बचा कर रखना है। वन रहे और वनोपज का हम बेहतर उपयोग करें। हमारे 86 बंधन केंद्र है, जहां वनोपज की प्रोसेसिंग करके हम अलग अलग सामग्रियां बेचते हैं। महुए का लड्डू बहुत पॉपुलर हो रहा है मेरे बताया। महुए से केवल शराब नहीं बनती, कई तरह की चीजें बनती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उत्तम है। और ऐसा केवल महुआ नहीं है, अचार की चिरौंजी, महुए की गुल्ली, महुए का फूल, करंज का बीज, लाख, शहद। अभी हम देख रहे थे सफेद मूसली, काल मेघ, अर्जुन की छाल, अलग अलग तरह की औषधि। अब देवारण में भी एक योजना हमने बनाई। उसका उद्देश्य है कि वनों में होने वाली इन उपज को हम वनों में रहने वाले भाई बहनों से खरीदे, तो उनको आमदनी हो संग्रह करके। केवल तेंदुपत्ता नहीं, तेंदुपत्ते के अलावा जो और वनोपज है उसको भी, फिर उनसे अलग अलग चीजें बनाए, तो प्रोसेसिंग करने वालों को फायदा हो। अभी बंधन केंद्र भी प्रोसेसिंग करते हैं। अभी मैंने देखा रेड्डी का नाम ले रहे थे विजय जी, अब वो कई तरह की चीजें बना रहे हैं और औषधियां पॉपुलर है। मैं समझता हूं अपना बनाया हुआ ज्वाइन ब्रास जितना शुद्ध होता होगा, बड़ी फैक्ट्रियों में बनने वाला उतना शुद्ध नहीं होता होगा। यहां तो 100% प्योर है, क्योंकि अपने हाथों से छोटी फैक्ट्री में मशीनों से बनाते हैं। अब पिपलानी में अपना एक औषधि केंद्र बनाने का, अलग अलग जगह कई तरह की चीजें बन रही है। ये आरोग्य भी दे रही है, स्वास्थ्य भी दे रही है, और स्वास्थ्य के साथ साथ आमदनी भी दे रही है। अभी तय किया कि वनों में हम चंदन की भी खेती करेंगे। चंदन लगाए, उससे होने वाली बेच के आमदनी वहां रहने वाले भाई बहनों के काम आए। बांस की खेती, प्राइवेट तो खेती करेगी, बांस बड़ी उपयोगी चीज है। दुनिया भर का फर्नीचर बन रहा है आज बांस से, इतनी डिमांड है, अब आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अभी मैं पूछ रहा था, लगभग 8,000 हेक्टेयर में बांस कर रहा है, और जितना हो सके वन समितियां बांस लगाए, और जब वो बड़ा हो जाए उसको काटे, उससे मिलने वाली आमदनी उन्हीं को चली जाए।
अलग अलग तरह की वनोपज, ताकि उससे भी आय मिले। और भी कई तरह, गूगल की खेती, चंबल के बियरों में, अब गूगल हवन में और बाकी सब चीजों में कितना काम आता है। अब यही तो प्रधानमंत्री का लोकल में वोकल बना हुआ है। तो ऐसी वन विभाग और बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन और भैया शाह जी, किन किन चीजों का उत्पादन करके उसके विक्रय से हम लोगों की आमदनी बढ़ा सकते हैं और वनों को समृद्ध रख सकते हैं। और भी प्रयास कीजिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी टीम अच्छा काम कर रही है, मैं आपको बधाई देता हूं। वन विभाग की वनोपज समिति, और उसके अलावा भी क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं। क्योंकि आजीविका लोगों की चलनी चाहिए, और वन बचाने का सबसे बड़ा फायदा है कि पर्यावरण भी बना रहता है। ये मध्य प्रदेश ऑक्सीजन प्लांट है दुनिया के लिए, जहां इतने जंगल हमने बचा के रखे, और इसलिए हम वनों को बचाएं। अब सामाजिक मान की एक अलग क्षेत्र, फिर अब तो गेहूं और चना, गेहूं और धान कितनी आखिर। एक जमाना जब अपने पास कम होती थी, अब तो ढेर लगे, रखने की जगह नहीं अपने पास, कहां ले जाए। तो गेहूं और धान भी पैदा हो, उसको भी सरकार खरीदेगी, किसानों के हम साथ खड़े। लेकिन क्या थोड़े थोड़े इलाके में प्राइवेट जमीन में भी हम बांस लगाए, हम चंदन लगाए, हम अलग अलग तरह के पेड़ लगाए, औषधियां लगाए, तो उससे और ज्यादा आमदनी बढ़ेगी। और उसमें भी वन विभाग को लीड लेना चाहिए। देवारण्य योजना हमने इसलिए बनाई है। आज मैं इसलिए भी प्रसन्न हूं कि बायर सेलर मीट होने वाली, दुनिया के कई देशों से लोग आने वाले हैं। देखो, दुनिया को गुणवत्तापूर्ण औषधियां चाहिए, और वो वन और वनों में रहने वाले हमारे भाई और बहन देके एक बड़ा उपकार दुनिया पे कर सकते हैं। इसलिए बायर सेलर मीट भी यहां पे है। फिर अलग अलग वैध आएंगे, जैसा आज ही बता रहे थे, और वो भी नाड़ी देखते और उससे पित्त कफ बात इसका पता कर लेते हैं। एलोपैथी में क्या है कि अलग अलग चीज के अलग अलग डॉक्टर होते हैं। आंख का अलग, नाक कान गले का अलग, दांत का अलग, आंत का अलग, घुटनों का अलग, हार्ट का अलग, किडनी का अलग, लीवर का अलग। मैं बसबाजी की बुराई नहीं कर रहा हूं लेकिन वह हर एक चीज के स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर दांत वाले से कह दो कि आंख देख लो तो वो नहीं देख सकते, लेकिन आजकल में वैद्य जी अपनी नाड़ी पकड़ते हैं और एक ही चीज से एक ही वैद्य, अलग अलग चीजों का वैद्य नहीं होता, वो पूरी दवाई बता देते हैं। अपनी प्राचीन विधा है और इसलिए आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। अलग अलग वैद्य आए, देखें और अपनी प्राचीन विधा इसको हम कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं। हम गांव के रहने वाले, तो गांव में पहले कोई बीमार हो जाते थे तो एक तो गांव में ही रहते थे, दो एक लोग तो रहते थे जो नाड़ी देखने जानते थे तुरंत। अच्छा, कई चीजों का इलाज बड़ा आनंददायक होता था। चूरण जो बनता उसको हमारे यहाँ फकी कहते थे, गांव में फकी। बोले दादाजी से फकी ले लो, दादाजी ने फकी दी, गद्दी में रखी, फाकी और पानी पी गए, तो पता चला कि फकी से ही ठीक हो जाती थी। अच्छा, बुखार उखार ले जाता था तो मेरे बड़ी अच्छी दवाई देते थे, अभी भी याद है। दवाई रखी चूरण जैसी और उसमें शहद मिलाई और चाट गए। तो हमें कई बार वो शहद इतनी अच्छी मीठी लगती थी कि कहते थे और दे दो थोड़ी और चाट ली। स्वर्गीय रामनारायण शास्त्री बड़े वैद्य हुए इंदौर के, आप जानते हो।
वो इतनी टेस्टी दवाइयां देते थे, दवाई काय में खाना, उनका दाल में डाल के खा जाओ, दही में डाल के खा जाओ, तो स्वाद भी बहुत अच्छा लगता था, बीमारियां भी दूर होती थी। तो एलोपैथी का अपना महत्व है, एलोपैथी अपनी जगह सही है, उस महत्व को रखते हुए हम इन उपायों को भी हम जहां जहां ये हो सकता है आयुर्वेद को, योग को, प्राकृतिक चिकित्सा को, इसको भी बढ़ावा दें। और उसमें वन विभाग की सबसे सार्थक महत्वपूर्ण भूमिका है, वन समितियों की भूमिका है। और अब हम तो वैसे भी विकेंद्रीकरण कर रहे हैं भैया, अब हम प्रयोग करेंगे तेंदुपत्ता तोड़ो, अभी हम अब प्रयोग के तौर पर पायलट प्रोजेक्ट करेंगे, तुम वही बैठो, तुम वही मुनाफा कमाओ, सभी एक नहीं ऐसी कई योजनाएं आ रही, लेकिन उसके साथ साथ ड्यूटी जंगल बढ़ते रहे, जंगल बचे भी रहे। मैं इस अच्छे आयोजन के लिए वनोपज संघ को, वन विभाग को, पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है कि 26 तारीख तक ये मेला लगेगा तो इससे लाखों लोग लाभान्वित होंगे। अब 26 तक तो लगेगा, डिमांड आए तो वन मंत्री जी 1-2 दिन और बढ़ा जाए। इसका पूरा लाभ जनता को मिले। एक बार फिर ये निवेदन करते हुए कि कोरोना से हम बचे भी और सबको बचाएं भी। देखो, तीसरी लहर आने नहीं देना, क्योंकि दूसरी में बहुत नुकसान उठाया है। मध्य प्रदेश में 20, 21, 19 ऐसे रोज केस आ रहे हैं, और ओमिक्रॉन भी वो तो आएगा ही, क्योंकि दुनिया में कहां छन्ना लगा हो गया। हमको तो बचने के उपाय करने हैं, मतलब मास्क लगाए रखें, सावधानी रखें, टीका जरूर लगवा लें, उपाय करके अपन कोरोना को भी पराजित करेंगे। और अब फिर से काम धंधा बंद ना हो, क्योंकि गरीबों की जिंदगी चौपट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, रोजी रोटी छिप जाती है। तो उस स्थिति से बचाना है और रोजगार देने के काम आप कर ही रहे। एक बार फिर इस अच्छे आयोजन के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने हम सभी को मार्गदर्शित किया। और देवी सज्जनों, वन विभाग महकमे की ओर से आज यहाँ पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को उपहार स्वरूप विंध्य हर्बल द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों से भरी हुई एक भेंट हम यहाँ पर उनको देना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं मुख्यमंत्री जी के लिए, मुख्य अतिथि महोदय के लिए वन मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वो भेंट उनको उपहार स्वरूप दें। अच्छी बात है, गाड़ी लगी पीछे गाड़ी लगी। विंध्य हर्बलों से भरा हुआ ये उपहार स्वरूप भेंट हम माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य अतिथि महोदय को दे रहे हैं। वन मंत्री जी को भी हम यह भेंट देना चाहते हैं। भैया, मैं सबसे अपील करता हूं, ये अपना विंध्य हर्बल ये अपना है, तो आप सबसे अपील है कि इसमें जो चीजें हैं, अब ये हर्बल चाय भी है, च्यवनप्राश भी है, शुद्ध शहद भी है, चिरौंजी भी है, ये 100% शुद्ध उत्पाद है। और इसलिए मैं जनता से अपील करता हूं, मीडिया के माध्यम से भी, कि ये जरूर खरीदें यहाँ के उत्पाद जो बने हुए हैं। विंध्य हर्बल जो हमारा ब्रांड है, जो कई लोग, हमारा मतलब सरकार लगी उस काम में, ताकि वनोपज से, वन औषधियों से अलग अलग चीजें बनाएं जो बहुत लाभकारी है, और इन्हीं का हम इस्तेमाल करें तो कई गरीबों का रोजगार और आजीविका भी इससे चलेगी। ये बहुत उत्तम उत्पाद है, इसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग और जितनी हो सके आप सब करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। वन विभाग के मुखिया, वन मंत्री आदरणीय श्री विजय शाह जी के लिए भी यह भेंट हम देना चाहेंगे। हम आदरणीय प्रधान मुख्य संरक्षक श्री रमेश कुमार गुप्ता जी से निवेदन करेंगे कि वे उन्हें यह भेंट प्रदान करें। इसमें च्यवनप्राश, हर्बल चाय, शहद से भरा हुआ यह उपहार हम वन मंत्री जी को भेंट कर रहे हैं।
अब हम माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को भी यह भेंट देना चाहते हैं। निवेदन करूं कि अपर प्रबंध संचालक आदरणीय श्री अतुल श्रीवास्तव सर से कि यह भेंट हम माननीय मंत्री जी चिकित्सा शिक्षा श्री विश्वास सारंग जी को भी यह भेंट हम दे रहे हैं। जोरदार तालियां सभी के लिए। और माननीय राज्य मंत्री आयुष विभाग मध्य प्रदेश को भी हम यह उपहार देना चाहते हैं। मैं बरखेड़ा पठानी के सीईओ श्री दिलीप कुमार जी से अनुरोध करती हूँ कि वे उनको यह भेंट प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम अंतिम चरण में है। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आदरणीय अतुल श्रीवास्तव सर को निवेदन करूंगी कि वे इस मेले का उद्घाटन समारोह का धन्यवाद ज्ञापन करें। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला 2021 में कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ने बहुमूल्य समय देने वाले हमारे प्रदेश को मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, समारोह का धन्यवाद ज्ञापन करें। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला 2021 में कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ने बहुमूल्य समय देने वाले हमारे देश को मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, आपका बहुत बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद। आपने जो हमें ऊर्जा और अपना मार्गदर्शन दिया है निश्चित से हमको नई काम करने की प्रेरणा देगा। सर कार्यक्रम में बता रहे